हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। सो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो द हिंदू के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में आया है। व्हाट स्पेशल स्टेटस इज लद्दाख सीकिंग। ठीक है। सो बेसिकली इस आर्टिकल में 6th शेड्यूल के बारे में बात किया गया है। 6th शेड्यूल एंड 5th शेड्यूल के बारे में बात है कि वाई लद्दाख इज डिमांडिंग the status of 6 scheduled areas and the other special benefits for its reason। ठीक है। सो ये इस पे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू वन थिंग then that if you feel that this video is informatics or it helped you in any way, then please do let me know in the comment section or you can just like the video। ठीक है। then let's start the video। so let's start the discussion। so सबसे पहले context क्या है, why this is in news। so मंडे को क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक उनको दिल्ली बॉर्डर पर अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया पुलिस के द्वारा, जब वो एक पीस प्रोटेस्ट लेके आ रहे थे दिल्ली में। और उनका कहना था कि वो सेंट्रल मेन सेंट्रल जो टॉप सेंट्रल अथॉरिटीज़ है उनसे बात करना चाहते हैं लद्दाख के स्पेशल स्टेटस के ऊपर। ठीक है। और राइटर यहाँ पे एक और चीज़ इंक्लूड कर देते हैं यहीं पे कि अरुणाचल एंड मणिपुर इज़ ऑल्सो डिमांडिंग द सेम थिंग। स्पेशल स्टेटस की डिमांड जो अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर से भी हुआ है। ठीक है। देन ये जो आर्टिकल है पूरा सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे फर्स्ट सब सेक्शन है असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, then it talks about history of 5th and 6th schedule, then it talks about what are the special provisions for northeastern states, and then lastly it says what are the further reforms needed। ठीक है। तो let's discuss one by one each सब पार्ट। सो asymmetrical federalism, तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं, राइटर यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करते हैं और कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को असिमेट्रिकल फेडरलिज्म बनाया है। ठीक है। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म मतलब क्या, डिफरेंट स्टेट्स गेटिंग डिफरेंट ट्रीटमेंट बाय सेंटर। मतलब क्या कि सपोज स्टेट 1 है एंड स्टेट 2 है, तो सिमेट्रिकल फेडरलिज्म में क्या होता है कि अगर फंड जाना है, ठीक है, अगर सपोज सेंटर है यहाँ पे और सेंटर को एक फंड देना है, सपोज कुछ फंड देना है, देन सेंटर सिमेट्रिकल फेडरलिज्म में क्या होगा, सेंटर विल गिव सेम अमाउंट ऑफ फंड टू बोथ द स्टेट्स। बट इंडिया में क्या होता है, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म फॉलो होता है। सो सेंटर विल गिव सम मोर अमाउंट टू स्टेट 1 और मोर अमाउंट टू स्टेट 2, मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है। अनइक्वल ट्रीटमेंट, या फिर एक को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगा, एक को कम ऑटोनॉमी होगा डिसीजन मेकिंग का। ठीक है। तो राइटर यहाँ पे बस इतना ही डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे राइटर एक और चीज़ डिस्कस करते हुए कहते हैं कि यूएस जो कि एक फेडरल कंट्री है, उससे कंपेयर करते हुए भी कहते हैं कि यूएस जो फेडरल कंट्री है, वहाँ पे हर स्टेट, जैसे स्टेट 1, स्टेट 2 या स्टेट 3, हर स्टेट को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। अगर सेंटर से कोई फंड आएगा तो वो तीनों को बराबर जाएगा। ऐसा नहीं कि स्टेट 1 को ज़्यादा मिल गया है, स्टेट 2 को ज़्यादा मिल गया। तो वहाँ पे सिमेट्रिकल फेडरलिज्म फॉलो होता है। ठीक है। आई होप आप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ 5th and 6th शेड्यूल। सो यहाँ पे अब 5th and 6th शेड्यूल का हिस्ट्री से राइटर शुरू करते हुए कहते हैं कि 5th and 6th शेड्यूल में एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो उनका हिस्ट्री क्या है। सो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो ये 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल के जो लोग हैं वो ब्रिटिश टाइम से पहले, ब्रिटिश से पहले जब मुस्लिम रूल हुआ करता था, मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे, जैसे औरंगज़ेब हो गया, अकबर हो गया, बाबर हो गए, इन सब का जब रूल था, तब इन ट्राइबल एरियाज़ को या ट्राइबल पीपल को सॉलिट्यूड में रखा जाता था, मतलब अलग अलग रखते थे। वो लोग इंटरवीन नहीं करते थे इनके फंक्शनिंग में। ठीक है। बट जब ब्रिटिश आई तो इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गया।
जब ब्रिटिश आए तो आपको पता ही है एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो गया इंडियन पीपल्स का। तो उन्होंने कोई पार्ट नहीं छोड़ा इंडिया का, जिसमें से एक ट्राइबल एरियाज भी था। अब ट्राइबल एरियाज रिच इन फॉरेस्ट था, तो वहाँ पे उनको टिम्बर कल्टीवेशन करना था, टिम्बर कटिंग करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉरेस्ट में उनको मिलता था वुड, टिम्बर था। तो जिसकी वजह से ब्रिटिश का इंटरफेरेंस ट्राइबल एरियाज में बढ़ता गया। ठीक है। और ये जो अलोन थे, मतलब अकेले रहते थे बिना किसी इंटरफेरेंस का, वो अब नहीं रहा। ठीक है। फिर ब्रिटिश का इंटरफेरेंस यहाँ तक आया कि उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दिया ट्राइबल पीपल को उनके ही लैंड में, मतलब उनको ही रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दिया, फॉरेस्ट जाने से रोकने लग गए। अब जब सप्रेशन होना स्टार्ट हुआ, एक्सप्लोइटेशन होना स्टार्ट हुआ, तो देन रिबेलियंस हुए। रिबेलियंस जैसे कोल रिबेलियन की बात की है राइटर ने, देन खासी रिबेलियन हुआ, देन संथल है, देन मुंडा है, मुंडा रिबेलियन। ऐसे ही और भी काफ़ी सारे रिबेलियंस हुए। ठीक है। देन रिबेलियन के बाद ब्रिटिश ने इस एरियाज को एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज को में डिवाइड कर दिया। पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अंडर किसमें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब ब्रिटिश लेके आई, तब उसमें ट्राइबल एरियाज को एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज घोषित किया गया। जो एक्सक्लूडेड एरियाज था उस पर ब्रिटिश ने बोला कि कोई लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव का लॉ या कानून नहीं चलेगा, बल्कि ये डायरेक्ट गवर्नर के अंडर ही रहेंगे। ठीक है। एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया जो थे उसको बोला कि इस पे लेजिस्लेशन लग सकता है, बट विथ मॉडिफिकेशन, मतलब उनके बेनिफिट्स को देख के लॉ में चेंज किया जाएगा। ठीक है। सो ये एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया था। देन ये एक्सक्लूडेड एरिया कौन सा था, तो नॉर्थ ईस्ट के हिल एरियाज थे। एक्सक्लूडेड एरियाज कौन से थे, नॉर्थ ईस्ट के हिल एरियाज, जो बाद में कौन से 6 शेड्यूल में डाले गए। ठीक है। एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड ये थे आपके स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र। ठीक है। ये सारे स्टेट्स जो थे पार्शियली एक्सक्लूडेड में आए, और यही सब स्टेट्स जो क्या हुए, इनको ही 5th शेड्यूल में भी डाला गया है। ठीक है। आई होप कहानी यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। देन आगे क्या बात करते हैं, आगे राइटर बात करते हैं कि 5th शेड्यूल एरियाज कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कौन डिक्लेयर करता है कि कोई एरिया 5th शेड्यूल है या नहीं है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि कोई भी एरिया 5th शेड्यूल में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। एंड करेंटली 5th शेड्यूल एरियाज कितने सारे हैं, तो 10 स्टेट्स में अभी 5th शेड्यूल एरिया है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ठीक है, झारखंड है, बिहार है। ठीक है। 10 स्टेट्स में 5th शेड्यूल एरियाज है अभी 10 स्टेट्स में। तो प्रेसिडेंट किस बेसिस पे ये 5th शेड्यूल एरियाज बोलेंगे कि ये एरिया 5th शेड्यूल है, मतलब कुछ क्राइटेरिया तो होगा। तो क्राइटेरिया सिंपल सा है कि पहले ही वहाँ पे प्रीपोंडेंस पॉपुलेशन होना चाहिए ट्राइबल्स का, पहला क्राइटेरिया तो ये। दूसरा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने चाहिए वो लोग। ठीक है। तीसरा है कॉम्पैक्टनेस ऑफ एरिया। ठीक है। जब ये सब किसी एरिया के साथ जुड़ जाएगा, देन उस एरिया को 5th शेड्यूल में इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है। अब यहीं पे नेक्स्ट चीज फिर राइटर कहते हैं कि अब 5th शेड्यूल डिक्लेयर हो गया, तो इसको मैनेज कौन करेगा। ब्रिटिश टाइम में तो 5th शेड्यूल एरिया को था कि लेजिस्लेशन मैनेज कर सकता था। ठीक है। बट यहाँ पे जो मैनेजमेंट का काम है वो अल्टीमेट जाएगा गवर्नर को। ठीक है। गवर्नर ऑफ ए स्टेट जो होगा वो देखेगा कि क्या लॉ अप्लाई होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो रेगुलरली प्रेसिडेंट को इसके ऊपर यहाँ से रिपोर्ट पास ऑन करते रहेंगे। ठीक है। अब गवर्नर का तो रोल है, बट 5th शेड्यूल में एक और चीज़ है
जो बनाई गई है वो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। तो अब ये क्या बात कर रहे हैं कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 3/4 जो होंगे वो होंगे ट्राइबल एमएलएस, बाकी रेस्ट गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का काम क्या होगा, तो ये वेलफेयर मेजर्स, मतलब वहाँ के ट्राइबल एरियाज़ में जो, या सही वर्ड होगा शेड्यूल एरियाज़ में, वेलफेयर शेड्यूल एरियाज़ के पब्लिक के लिए, पीपल के लिए, वेलफेयर के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, ये सब रिकमेंडेशंस जो है वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गवर्नर को देगा, देन गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5th शेड्यूल में गवर्नर का रोल काफ़ी है, क्योंकि वो बिजनेस रेगुलेट करते हैं। अगर कुछ बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी 5th शेड्यूल में होना है, सपोज मनी लेंडर का केस अगर हुआ तो वो गवर्नर रेगुलेट करेंगे। कोई लॉ में मॉडिफिकेशन लाना हुआ इनके बेसिस पे तो वो गवर्नर करेंगे, ठीक है। देन ये 5th शेड्यूल एरियाज का था। एंड नाउ 6th शेड्यूल एरियाज। तो राइटर यहाँ पे 6 शेड्यूल एरियाज के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि 6 शेड्यूल एरियाज जो है अभी करेंटली 4 स्टेट्स में ही है। तो कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इन 4 स्टेट्स में ही है 6 शेड्यूल एरियाज, मतलब इन 4 स्टेट्स को ही ट्राइबल एरियाज बोलते हैं, ठीक है। और इन 4 स्टेट्स में भी 10 प्लेसेस में ही ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है। तो अब ट्राइबल एरियाज इतना हो गया, क्या इंपॉर्टेंस है जो लद्दाख भी ये 6 शेड्यूल का स्पेशल स्टेटस सीख करना चाहता है, ठीक है। तो इसका स्पेशलिटीज़ के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या है। जैसे 5th शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है ना, तो इसमें है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, एडीसी। अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पावर्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के। जैसे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल तो सिर्फ वेलफेयर मेजर्स का रिकमेंडेशन देते हैं, बट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास पावर है कि वो अपना लॉ बना सकते हैं। किस पे? सक्सेशन पे, इनहेरिटेंस पे, वो खुद का लॉ बना सकते हैं। प्लस एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं उसको, जैसे कोई रोड बनाना हुआ, वाटरवे बनाना हुआ, सो ये सब खुद ही कर सकते हैं। प्लस जुडिशियल भी है इनका ड्यूटी, ठीक है, जुडिशियल भी हो सकते हैं। कभी कभी वो लोग ट्रायल कोर्ट्स भी बना लेते हैं और खुद ही फैसला सुनाते हैं। तो उनके पास ये सारी पावर्स हैं कि वो खुद से ये सब सारे काम जो एक गवर्नमेंट करती है वो खुद से कर सकती है। इन शॉर्ट ये कहें तो लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं। लेजिस्लेशन प्लस एग्जीक्यूशन एंड जुडिशियल भी है, ठीक है। इतने पावर और किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं दिए गए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसका कंपोजिशन की बात करें तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितने लोग होते हैं? सो इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और जिसमें से सिर्फ 4 गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बाकी 26 जो है वो वहीं के लोकल पॉपुलेशन ही उनको अपॉइंट करेंगे। और उसका अलग से एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है कि 1/12 टीचर होंगे या 1/3 फ्रॉम एमएलए होंगे, ऐसे करके पूरा एक डिवीजन दिया हुआ है। तो ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि अलग सा टॉपिक बन जाएगा, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये हो गया हिस्ट्री के ऊपर एंड ट्राइबल 6 शेड्यूल एंड 5th शेड्यूल के इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट जिसके ऊपर राइटर बात करते हैं वो है स्पेशल प्रोविजंस फॉर नॉर्थ ईस्ट। 6 शेड्यूल तो नॉर्थ ईस्ट के पास है ही, बल्कि कुछ और भी है स्पेशल प्रोविजंस नॉर्थ ईस्ट के पास, जैसे जो मेंशन्ड है पार्ट 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 371 में भी मेंशन है, जो कि बोलता है A to G जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए है। जैसे A नागालैंड में है, देन B जाता है असम को, ठीक है, C जाता है मणिपुर को, ऐसे G तक है, ठीक है। हर एक स्टेट के लिए अलग अलग स्पेशल प्रोविजंस। तो लद्दाख भी इसी स्पेशल प्रोविजंस का डिमांड कर रहा है कि हमें भी ये दे दो, क्योंकि हम भी एक ट्राइबल पॉपुलेशन ही है और हमारा जो रीजन है वो एक्सटर्नल इन्वेजन्स यूँ कहें, एक्सटर्नल इन्वेजन, क्योंकि टूरिज्म वहाँ पे ज़्यादा है तो उनका कल्चर को खतरा है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। सो ये सब है।
देन लास्ट, अब लास्ट टॉपिक है, आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट काफ़ी लंबा ही था, ठीक है, सो कांट हेल्प। देन लास्ट टॉपिक फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, आर फर्दर रिफॉर्म्स नीडेड, क्या और रिफॉर्म्स नीडेड है कि नहीं है इसमें। सो सबसे पहले राइटर बात करते हैं कि जो भी 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल में पावर दिया गया है, ठीक है, वो कंप्लीटली नहीं दिया गया है, मतलब कंप्लीट नहीं है अभी भी। जैसे 6th शेड्यूल में अगर कुछ भी एडवाइजरी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कुछ करना है या ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को कुछ करना है, देन गवर्नर का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे आ ही जाता है। एंड गवर्नर का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है मतलब वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, ठीक है, मतलब फुल ऑटोनॉमी नहीं दिया गया। राइटर यहाँ पे ये कहता है। सो उसी के साथ वो कहना चाहते हैं कि एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन हो, देयर शुड बी ए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन विच कैन फॉलो द स्पिरिट ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल, ठीक है, जो क्लियरली बताए कि क्या क्या हमें ऑटोनॉमी फुल्ली दिया जा रहा है। सेकेंडली यहाँ पे राइटर बात करते हैं कि 10 स्टेट्स में तो 5th शेड्यूल है ही, बट देर आर मोर फ्यू स्टेट्स in which the scheduled area people lives, there are few more states, but उनको कोई 5th शेड्यूल के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। then writer is just saying that include that areas also, ठीक है, include that areas also। thirdly राइटर क्या कहते हैं, राइटर कहते हैं कि 2019 में एक 125th अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, सॉरी एक्ट नहीं, बिल था वो, क्योंकि पास नहीं हुआ अभी तक, वो राज्यसभा में ही है। सो 125th अमेंडमेंट बिल आया था जिसमें कुछ अच्छी बातें कही गई थी, जैसे एडीसी को या टीएसी को मोर फाइनेंशियल पावर देने की बात कही थी। सो राइटर कहते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये अच्छा कानून था जो अभी राज्यसभा में है, पास नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। फोर्थली राइटर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश मणिपुर एंड अभी जो लद्दाख का जो डिमांड है उनको ठीक से स्टडी करने के लिए कहते हैं सेंटर को, कि इन पे अच्छे से स्टडी होना चाहिए इससे पहले कि लेट हो जाए मतलब केओस हो जाए, सिंपल सा मतलब यही है, क्योंकि जब जल्दी कुछ काम नहीं होता तो यूजुअली केओस होने लग जाता है। सो राइटर यहाँ पे यही कहते हैं केओस से बचने के लिए एंड प्लस ट्राइबल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज इम्पॉर्टेंट, तो उनका फुलफिल करने के लिए ये सब इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्टली फाइनली कंक्लूजन जो है वो ये कहते हैं कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो एक है जो सेंटर लेके आई थी 2006 में, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो ट्राइबल पॉपुलेशन को चाहिए होती है, ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से होना चाहिए, ये कंक्लूजन है, ठीक है। आई नो दैट वीडियो बिकम्स लॉन्ग बट लेंथी, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में ही आ रहा था, सो डिस्कशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, and if you understood then please let me know in the comment section or you can just like the video. Thank you.